तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं आईआईटी कंप्यूटर एजुकेशन बबीना में श्री रामकिंकर भार्गव जी के पास। आज हम इनसे जानते हैं कि एसआईआर क्या है और ये क्यों जरूरी है। सर, एसआईआर क्यों हो रही है और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर का फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन परीक्षण। ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने अपने राज्य में भी करवाया जा रहा है, कुछ राज्यों में भी ये हो रहा है, आगे चल के पूरे देश में ये होगा। जी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति 2003 से अपने भारत के अंदर रह रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी गणना होनी है, उनका गहन परीक्षण होना है। तो उसके लिए ये सारा का सारा प्रक्रिया हो रही है। फार्म भरने में लोगों को दिक्कत आ रही है, तो फार्म में क्या कैसे करना है, एक एक चीज पूरे अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, फॉर्म भरने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं जो जनता ने मुझसे पूछे, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसमें छांट छांट के लोगों को लिया गया है, इसमें मतलब मुंह देखा व्यवहार किया गया है, जैसे हिंदू और मुस्लिम, यादव और मुस्लिम बहुत कम है इसमें और मतलब ये भेदभाव हो रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, यहाँ पर बात बीएलओ की आ रही है कि जिनको बीएलओ बनाया गया है। हाँ। नीचे के स्तर से शुरू करते हैं। ये सारा का सारा काम बीएलओ को सौंपा गया है। अब बीएलओ कहाँ से लिए गए हैं? सरकार को अगर कोई अपना काम करवाना है तो सरकार क्या करेगी? खुद आकर काम करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी घर घर जाएंगे काम करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है एक, तो उसमें क्या होता है कि उस सिस्टम में सरकारी कर्मचारी लिए जाते हैं। तो सरकारी कर्मचारी लिए जाते हैं काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जो ऊपर से सिस्टम जो चलता है, एक बार मैं एक सिस्टम बता देता हूँ। अपने स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, आंगनबाड़ी से भी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं। कई सारे ये लोग बंदे मांगते हैं कि हमें काम करने के लिए इतने बंदे दो। और ये बंदे ऐसे होते हैं, लोकल के जो बंदे होते हैं, इनको सारी जानकारी होती है, ये लोगों को जाने पहचाने होते हैं ये लोग। अब क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि भाई आप अपने यहाँ पर एसआईआर करवाओ, तो राज्य सरकार को कर्मचारी चाहिए एसआईआर करवाने के लिए। तो वो क्या करेंगे? जैसे सपोज दैट आप ललितपुर जिले के अंदर बैठे हुए हैं, ललितपुर जिले के बीएसए को फोन आएगा, तो बीएसए को कि हमें इतने बंदे चाहिए हैं। बीएसए खुद जाकर एक एक स्कूल से बंदे नहीं छांटेगा। वो क्या करेगा? अपने नीचे जो हैं अलग अलग ब्लॉक, बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग जो एबीएसए बैठे होंगे, उनको वो आदेशित करेगा। वो एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है। वो आएंगे या संकुल के अलावा प्रिंसिपल को बताएंगे। अब प्रिंसिपल के अंडर में अगर मान लो कि 10 टीचर काम कर रहे हैं और उन 10 टीचरों में से प्रिंसिपल को पता है, क्योंकि तलवार प्रिंसिपल के ऊपर ही लटक रही है। काम गलत हुआ अगर, तो सीधा का सीधा फटकार किसकी? प्रिंसिपल की। काम गलत कौन करेगा? जिसकी ड्यूटी वो लगा रहा है। भुगतना किसको पड़ेगा? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल अपनी नौकरी तो खतरे में नहीं डालेगा, वो चुना हुआ होशियार व्यक्ति भी चुनकर वो भेजेगा। और रही बात, देखो, हर विभाग के अंदर जातिवाद हटाओ, हर जाति के हर विषय बहुत होशियार लोग भी हैं और कुछ गधे भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति पे लग गए हैं या किसी उसमें लग गए हैं। अब जातवाद देखकर उनको लगा दें क्या? तो जात उनको नहीं लगा सकते हैं। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मूल का तो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, यही चीज होती है। तो वहां से अगर वो चुन के भेजेंगे बीएलओ, और जब बीएलओ भेजेंगे वो, तो बीएलओ अपने घर घर जाकर उसको नॉलेज है और ये फार्म भरकर और दिया जाएगा। अब इसमें जातिवाद की बात आ जाती है कि मुसलमान की ड्यूटी नहीं लगाई है, इसकी ड्यूटी नहीं लगाई है। भाई साहब, काम होना है अच्छे तरीके से, इसमें जातिवाद नहीं देखना चाहिए। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति बस चलाता है, मान लो रामलाल प्रजापति उसका नाम है। अब वो बस चला रहा है 20 साल से, उसी ट्रैक पे बस चला रहा है, खतरनाक ट्रैक है उसके अंदर। अब एक कोई अब्दुल आ जाए कि साहब 20 साल से यही क्यों चला रहा है, इसी का अधिकार है क्या बस चलाने का, मेरा नहीं है क्या? और 4 आदमी और खड़े होकर कहने लगे कि नहीं साहब, ये ऐसे कैसे, अल्पसंख्यक है, इसको मौका मिलना चाहिए। और फिर वो बस चलाएगा अगर, तो कौन बैठेगा उस बस में? वो खाइयां पटक दे, क्योंकि इसको अनुभव है। तो अनुभवी व्यक्तियों को इसमें लिया गया है और काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब इसमें जात पात का कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई इसमें जात पात का लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सारे मतलब कि ऐसी वो आ रही हैं बातें सुनने में। और देखिए, कोई भी अच्छा काम हो रहा हो ना अगर, तो बातें तो उठती हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं अगर, तो सबसे ज्यादा कीचड़ आपके ऊपर उछाला जाएगा। आप यही समझ जाइए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप
अगर जो जिस योग्य होगा उसको उसी काम में तो लगाया जाएगा। अगर रामलाल अच्छी बस चला लेता है तो रामलाल को ही लगाया जाएगा, अब्दुल को जबरदस्ती नहीं फंसाया जाएगा। और सर एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि जैसे बहुत लोग मतलब जो अशिक्षित हैं और जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो सरकार को इसके बारे में पहले सूचित करना चाहिए था, जानकारी देनी चाहिए, तब ये फॉर्म भर पाते तो ज्यादा सही। देखिए, सरकार कोई इंस्टीट्यूट खोल के थोड़ी बैठ जाती है इनको ट्रेनिंग देने के लिए। जिनको ट्रेनिंग देनी थी सरकार को, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। जैसे कि सपोज दैट आप मान के चलिए आप कि देखो, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हुए हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है पूरी पूरी। एक तो बीएलओ घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं, वो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो सही आंकड़े भरकर पूरा फार्म शुद्ध भरकर और जमा करना, ये बीएलओ की जिम्मेदारी है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर बीएलओ घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई कारणवश से, तो बीएलओ एक जगह पे बैठ रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, जो उनको करके देना है, उनको पूरा का पूरा डाटा वहां पर। तो इसमें पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे की कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको किस तरीके से भरना है वो अपने घर पे भी, क्योंकि बीएलओ के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, हमें उनका भी देख के चलना है कि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो अगर हम चाहें, अगर हम बीएलओ हमें फॉर्म देके गया है तो बहुत ही आसान, बहुत आसान है इसको भरना, इसमें कोई वो नहीं है। इसके लिए अगर आप बीएलओ के पास में जा रहे हो तो कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाना है। करंट का एक फोटो लेके जाना है आपको, और ये पता करके जाना है कि हम 2003 में किस जगह पे वोट डालते थे, या हम डालते थे, या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी 2003 में किस जगह के वोटर थे। वो वोटर लिस्ट की या तो उसका नंबर लेके जाना है, या ये पता करके जाना है कि हमारा केंद्र क्या था, हम किस केंद्र पर डालते थे। बाकी सब बीएलओ कर लेगा। कोई डॉक्यूमेंट, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई अपने घर की रजिस्ट्री लेके नहीं जानी है, कुछ नहीं। एक फोटो करंट का अपना ये लेके जाना है, वहां पर बीएलओ आपका सर्च करके पूरा का पूरा बता देगा। और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, मैं ऑनलाइन करके आपको पूरा फार्म दिखा देता हूं मैं। सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये एसआईआर क्यों जरूरी है और ये क्यों हो रहा है और क्यों जरूरी क्यों है सर? देखिए, एक्चुअल क्या होता है कि कुछ लोग आकर हमारे यहाँ पर, जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा बांग्लादेशी पूरे देश में फैल गए हैं, तारों के नीचे से निकल के आ गए हैं। इन लोगों से बहुत ज्यादा खतरा है। पहली बात तो, अगर दूसरे नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो एसआईआर बहुत जरूरी है। कौन कहाँ रह रहा है, किस व्यक्ति का क्या है, सरकार की सारी स्कीम हर घर घर तक पहुंच सके, इसलिए ये हो रहा है। एक सिंपल सी भाषा। दूसरी भाषा में ये है, जैसे अपने योगी जी ने अभी शेल्टर होम बना दिया है और कार्रवाई इस पर होनी है। अब इसलिए होनी है क्योंकि आपके पूर्वज अगर 2003 में अगर यूपी के अंदर नहीं थे, आप 2003 के बाद में यूपी में आए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? अगर इस देश में से बिहार में से आए हैं, पंजाब से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो वहां का भी डाटा आप दे सकते हो, आप यहाँ थे। लेकिन पूरे देश में अगर आप नहीं थे, उसके बाद में आप कहाँ से आ गए यहाँ पर? इसमें क्या है कि सरकार की जो स्कीमें चलती हैं, फ्री राशन बट रहा है, फ्री दवाइयाँ, आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, तो जो और लोग आकर हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार लोगों को सुविधाएं दे रही है, लेकिन उस हमारे संसाधनों पर दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मतलब उसका लाभ वो उठा रहे हैं, वो लोग लाभ उठा रहे लोग हैं और हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अपने घर में से उनको बाहर करना है हमें, और उनको बाहर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक कविता मैंने कहीं पर पढ़ी थी, कवि का नाम तो भूल गया, कोई यादव जी थे, उन्होंने लिखा था कि उग्रवाद की हर घटना में भ्रम में कहाँ भटकते हो, आस्तीन में सांप छुपा है, लाठी कहाँ पटकते हो। ये लोग देश के साथ में गद्दारी भी कर रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं और भजा रहे हैं जहां से ये आए हैं। तो इनको इनकी औकात याद दिला के इनके स्थान पर भेजने के लिए भी एसआईआर बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको ऑनलाइन बताता हूं, ऑफलाइन सॉरी, किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर भारत निर्वाचन आयोग जन्म, और यहाँ पर नाम होगा आपके बीएलओ का। बीएलओ का यहाँ पर नाम और फ़ोन नंबर, जो भी आपके इलाके का बीएलओ होगा उसका यहाँ पर नाम और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर क्लियर लिखा होगा। और इस जगह पे आपका नाम, जो 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा,
उस आधार पर आपका यहाँ पर नाम और आपका वोटर आईडी संख्या जो होगा वो यहाँ पर, और आपका वर्तमान का जो पता होगा वो यहाँ पर पड़ा होगा। यहाँ पर आपकी क्रम संख्या पड़ी होगी कि आपका जो नाम है वो किस नंबर पर है, उस सूची में किस नंबर पर है, किस भाग संख्या में है वो भाग संख्या यहाँ पर डली होगी। दूसरा, किस संसदीय क्षेत्र में या किस विधानसभा में आप हैं, उस विधानसभा का नंबर क्या है, 406 है, 504 है, मतलब जो भी है वो यहाँ पर होगा आपका। फिर यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी। ये फ़ोटो वही फ़ोटो होगी जो आपने जब आपका वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो आपने जो खिंचवाई होगी वो वाली होगी। ये वाला हिस्सा खाली होगा। यहाँ पर आपको अपनी वर्तमान की फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पर लगानी है, अपनी करंट की फ़ोटो, ध्यान रखें। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि जैसे किसी की है 25/6/2005 या 4, जो भी है वो आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि भरनी है। आधार कार्ड संख्या वैकल्पिक है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना आवश्यक है, तो आप जो भी मोबाइल चला रहे हों, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर अपने पिता का नाम यहाँ पर आपको डालना है, अपने पिता का नाम। अब याद रखें यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है अभिभावक का नाम, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी का यहाँ पर नाम, अगर उनका भी आपके पास में वोटर आईडी संख्या है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डालना है। माताजी के नाम का माताजी का भी अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड की संख्या है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2003 के बाद में आपकी शादी हुई है, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। यदि उनके वोटर आईडी कार्ड संख्या आपके पास में मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो जो इन दो कॉलमों में हो रहा है, ध्यान रखिए और बड़ी तसल्ली से आप लोग सुन लीजिए। इस तरफ वाला जो कॉलम है, इस तरफ वाला, ये जहाँ मैं कर्जर कर रहा हूँ अपना, इस तरफ वाले कॉलम को आपको तभी भरना है तब आप 2003 में वोटर थे या आपने वोट डाला है। अगर आपने 2003 में वोट डाला है, आपका मतदान सूची में नाम था, आपकी उम्र 30 से 35 साल हो गई है या उससे अधिक हो गई है, तो आपने 2003 में पक्के में वोट डाला होगा। अगर वोट डाला होगा तो आपको अपनी सूची में, उस वाली 2003 की सूची में के आधार पर अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अगर उस समय का आपके पास में वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। संबंधी का नाम, किसके नाम से आप भर रहे हैं, उसके आपके नाम के आगे आपके पिताजी का नाम लिखा है तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। संबंध क्या है आपका, तो आप उनके पुत्र हैं तो यहाँ पर पुत्र लिख दीजिए। अपना जिला कौन सा पड़ता है वो जिला और राज्य का नाम, और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम कि कौन सी विधानसभा में है। अब आ जाती है बात इस क्षेत्र की। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से भरना है। जैसे कि अगर मान लो कोई 2003 में वोटर था तो आपको वो वोटर लिस्ट खोलनी है, उसमें ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको उदाहरण के सहित बताता हूँ। जैसे कि मैं 2003 में वोटर था, तो मैं जब वोटर था 2003 में, तो ये मेरी वोटर सूची है। यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है, मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पर भाग संख्या जो है क्रम, तो भाग संख्या आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी, भाग संख्या आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी भाग संख्या 313 है, और सॉरी क्रम संख्या, और भाग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है आपकी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपको भरना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो होगी आपकी वो होगी ये वाली, जैसे कि विधानसभा 313 विधानसभा, ठीक है ना। और आगे चल के जो आ रही है भाग संख्या, वो भाग संख्या होगी आपकी जैसे कि ये लिखा हुआ है 278,
ये वाली आपकी भाग संख्या होगी। अब उसके बाद में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं क्रम संख्या में क्या लिखनी है। तो क्रम संख्या में आपको जो भरना है, क्रम संख्या में आपको आपका नाम किस जगह पर है, ये आपका नाम है, आपके नाम के आगे ये लिखी हुई है आपकी क्रम संख्या 1273, ये आपकी क्रम संख्या है। बस इतना आपको इसमें भरना है, ये वाला कॉलम फिर आपको नहीं भरना है, याद रखें, फिर ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। यदि आप 2003 में वोटर नहीं थे, या 2003 में आप कोई लड़की हैं, 2003 में आपकी शादी नहीं हुई थी, 2003 के बाद में आपकी शादी हुई है और आप वोटर लिस्ट में अभी वर्तमान में आपका नाम है, तो तब आपको फिर ये वाला कॉलम नहीं भरना है। ये वाला कॉलम सिर्फ उन लोगों को भरना है जिन्होंने 2003 में वोट डाला है, उनको भरना है। अगर जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाला है तो उनको ये वाला कॉलम भरना है। अब ये कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारा का सारा सेम रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अभिभावक या पिता का नाम। अब कई बार समस्या ये आ जाती है कि हमारे पिताजी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। कई लड़कियां कहती हैं कि साहब शादी होके आए थे, हमारे पिताजी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पिताजी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, चाचा का मिल जाएगा, ताऊ का मिल जाएगा, या फिर अपने दादा दादी का मिल जाएगा, तो उनके रिकॉर्ड के आधार पर भी आप ये भर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यदि आप अपने दादाजी के नाम से या ताऊ के नाम से अगर आप ये वाला फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर अभिभावक में उनका नाम लिखना है, अपने दादाजी का नाम। अगर उनका आधार कार्ड वोटर आईडी संख्या अगर आपके पास में उपस्थित हो तो यहाँ पर भर दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर माताजी का नाम आप अपना भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी माताजी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनका वो पति या पत्नी, ये पूरा का पूरा भरने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। और यहाँ पर अपना अगर उस जमाने में आपका था, अगर आप तो लेकिन वोटर ही नहीं थे तो ये वाला आपका नहीं होगा। संबंध क्या है, आप उनकी कौन है, भतीजी हैं, नातनी हैं या नाती हैं, भतीजे हैं, जो भी हैं, यहाँ पर आपको वो संबंध लिखना है, संबंधी का नाम लिखना है। सॉरी, आपको यहाँ पर संबंधी का नाम, यानी कि आपने अपने ताऊ का नाम डाल दिया और आप उनके कौन हैं, भतीजे हैं आप उनके या भतीजी हैं आप उनकी। आपका जिला कौन सा पड़ता था, जहाँ पर आप रहते थे, उस जिले का नाम लिखना है और राज्य का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर सेम वही चीज हो जाएगी कि उस लिस्ट में आपको ऊपर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपको मिल जाएगी, तो वो यहाँ भरनी है। मान लो कि आप जबलपुर में थे, तो जबलपुर में आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके जबलपुर में चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी कहाँ पर वोट डालते थे, किस पोलिंग बूथ पर नाम डालते थे। उस पोलिंग बूथ लिस्ट में यहाँ पर आपकी विधानसभा भाग संख्या लिखी होगी, यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखी होगी, यहाँ पर भाग संख्या लिखी होगी, और उस लिस्ट में आपके चाचा, ताऊ, दादा दादी, उनका किस क्रम संख्या में नाम है, तो यहाँ पर आपको वो क्रम संख्या भरनी है। इतना बस करना है। इसमें डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, कि अगर हमारा रिकॉर्ड नहीं मिलता है या उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको अगर आ रही है अगर इसमें, तो भी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम पूर्ण रूप से लीगल हैं लेकिन हमारा रिकॉर्ड कहीं मिसिंग है, ना चाचा का, ना ताऊ का, ना दादा दादी का, ना पापा मम्मी का, किसी का हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है अगर, तो तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना है, अपने बीएलओ से आपको संपर्क करके आपको 6 नंबर फॉर्म नंबर 6, ये आपको पूरा का पूरा भर देना है। ये भरने के बाद में या तो बीएलओ को दे देना है, अगर ऑनलाइन भर सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसको भर सकते हैं। ये पूरा करने के बाद में आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर 11 प्रकार के दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप देकर और सूची में अपना नाम चढ़वा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड आपका बन जाएगा। इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका रिकॉर्ड नहीं है और 2003 में आप भारत में ही नहीं थे अगर आप, तो आपको दिक्कत होने वाली है फिर। और वो दिक्कत इतनी, आपको झूठा
डाटा आप नहीं दे सकते हैं। उसके लिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिनियम 1950 का की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना हो सकता है, दंडनीय अपराध होगा ये। तो ध्यान रखें, अपना डाटा पूर्ण रूप से जैसा भी सही हो वही सही डाटा दें आपका। अगर आपके पास में सही डाटा ना हो अगर, तो संपर्क करें अपने चाहताऊ से, किसी से भी, और सही डाटा अपना लेकर इसमें भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।